A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर का पार्ट 6 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 2021 के लिए, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 5 तक मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व करना है, और मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्य की, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है केवल दिशा होती है, ऑप्शन बी दिया है केवल परिमाण होता है, ऑप्शन सी दिया है न दिशा होती ना ही परिमाण, और ऑप्शन डी दिया है परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पे कार्य की बात हो रही है। कार्य ये कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कार्य एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। और अदिश राशियां हम किसे कहते हैं? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जब कार्य अदिश राशि है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल परिमाण होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य है, यानी हमें यहां पे P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहां पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे पता है लड़के का द्रव्यमान कितना दिया है? 50 किलोग्राम लड़के का द्रव्यमान दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ है कि वो अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर, यानी लड़का अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा भी साथ में लिए हुए है। यानी जो बक्से का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है इसको भी हम यहां पे ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी हमारी द्रव्यमान की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 50 किलोग्राम जो लड़के का द्रव्यमान है, प्लस उसने अपने साथ में यहां पे एक बक्सा लिया हुआ है 10 किलोग्राम का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो m की वैल्यू यहां पे 60 kg हो जाएगी। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसी स्टेप में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो द्रव्यमान m की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? द्रव्यमान m की वैल्यू हमें 60 किलोग्राम दी गई है। 50 किलोग्राम लड़के का द्रव्यमान प्लस जो 10 किलोग्राम का उसने बक्सा लिया है, इसे भी हमें यहां पे ऐड करना होगा। तो 60 किलोग्राम ये हमें पता है। फिर इसके बाद यहां पे क्वेश्चन में ऊंचाई कितनी दी गई है? हाइट। तो देखिए यहां पे लिखा है कि 10 मीटर ऊंची छत पर, यानी h की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है? 10 मीटर दी गई है। तो h की वैल्यू मैंने यहां पे 10 मीटर ये लिख दी। फिर इसके बाद समय हमें कितना दिया है? यहां पे देखिए 1 मिनट में चढ़ जाता है, यानी t की वैल्यू हमें यहां पे 1 मिनट दी गई है, जिसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। यानी टी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है? 1 मिनट, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें कहीं भी जी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जी की वैल्यू को हम अपने तरफ से लेंगे 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें अपनी तरफ से लेना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जी की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी। अब हमें सामर्थ्य P यहां पे फाइंड आउट करना है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, और W इज इक्वल टू हमारा होता है mgh, और T तो अपॉन में आपका यहां पे रहेगा ही। अब इसी फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देते, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमारी थी यहां पे देखिए 60 किलोग्राम। चलिए इसको यहां पे हम पुट कर देते हैं m की जगह, तो m की जगह रखेंगे 60, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10 मीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 मैंने रख दिया है। फिर इसके बाद t, समय कितना दिया था, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसमें हमने चेंज कर लिया सेकंड में समय को यहाँ पे, तो 60 आपका यहाँ पे हो जाएगा t की जगह, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 60 से ये 60 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। 9.8 की मल्टीप्लाई जब आप 10 में करवाएंगे ना तो आपको मिलेगा 98। क्या मिलेगा, 98 मिलेगा, और किस में आएगा, वॉट में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप 9.8 की मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे आपको मिलेगा 98, और किस में आएगा, वॉट में, क्योंकि हमसे यहां पे सामर्थ्य पूछा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 98 वॉट होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये भी हो सकता है जो ये आपकी यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, ये नंबर्स जो आपके दिए गए हैं इनको चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, यही लगेगा। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वॉट है, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी। हमसे क्या पूछा गया है कि 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शक्ति पता है, P की वैल्यू कितनी दी गई है, शक्ति P की वैल्यू हमें दी गई है 1500 वॉट। ठीक है, ये हमें पता है, और समय कितना दिया है, 10 घंटे का, तो T इज इक्वल टू 10 घंटा समय हमें ये दिया गया, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और हमसे यहां पे पूछा जा रहा है प्रयुक्त ऊर्जा, यहां पे पूछा जा रहा है 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, तो ऊर्जा यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, अतः हीटर द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहां पे तो शक्ति गुणे समय हो जाएगा, यानी जो शक्ति की वैल्यू P हमको दी गई है और समय कितना दिया गया, यहाँ पे T की वैल्यू 10 घंटे, यानी P इंटू T आपका यहाँ पे हो जाएगा शक्ति गुणे समय, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे 1500 वॉट ना, तो 1500 शक्ति की जगह 1500 ये रखा, ये वाली वैल्यू को, और समय कितना दिया है 10 घंटे का ना, तो ये 10 यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब जब आप 1500 की मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15,000, और किस में आएगा, वॉट घंटा में आएगा। किस में आएगा, वॉट घंटा में आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए शक्ति जो हमें दी थी 1500 वॉट में थी, और समय घंटे में था यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्या आएगा, 1500 वॉट घंटा आएगा। अब इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो वॉट घंटा है इसको हम चेंज करेंगे किस में, किलोवाट घंटा में। किस में करेंगे, किलोवाट घंटा में चेंज करेंगे। तो देखिए 1500, यहाँ पे 1500 की मल्टीप्लाई हमने 10 में की थी, तो हमें क्या मिला, 15,000 वॉट घंटा मिला। तो जो 15,000 वॉट घंटा मिला है इसको हम चेंज करेंगे किलोवाट घंटा में। तो किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आपका 15,000 वॉट घंटा है ये किलोवाट घंटा में चेंज हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0, यानी क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिलेगा 15 किलोवाट घंटा। देखिए यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ, तो 15 किलोवाट घंटा आपका ऐसे यहाँ पे आया हुआ है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो 15 किलोवाट घंटा ये हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको बता दूं, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर
1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस रिलेशन को लिख लीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। तो हमारा यहां पे क्या आया है? 15 किलोवाट घंटा आया है। तो 15 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 15 यूनिट ही तो होगा। क्या होगा? 15 यूनिट ही तो होगा, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो फिर 15 किलोवाट घंटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 15 यूनिट कहां पे दिया हुआ है। तो ये हमें दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी, तो यहां पे 15 यूनिट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये चैप्टर आप लोगों का काफी बड़ा था, इसीलिए इस चैप्टर को फिनिश होने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही आपके मैक्सिमम दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी। यानी हमसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या चीजें हमें यहां पे दी गई है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें यहां पे द्रव्यमान पता है, m की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पे। तो द्रव्यमान m की वैल्यू हमें यहां पे 10 किलोग्राम यानी 10 kg ये दी गई है, ये हमें यहाँ पे पता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 6 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट कितनी दी गई है, हाइट हमें यहाँ पे h इज इक्वल टू 6 मीटर ये हमें दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। तो Pe इज इक्वल टू यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। तो देखिए g की वैल्यू तो हमें यहां पे कहीं दी नहीं है, तो g की वैल्यू हम यहां पे क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने वाले हैं। तो देखिए m की जगह हम रखेंगे 10 को, द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया गया है, g की वैल्यू को हम रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h हमें यानी हाइट कितनी दी गई है? 6 मीटर ये हमें दी गई है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा? 588, और किस में आएगा? जूल में आएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की मात्रा पूछी गई, हमसे ऊर्जा पूछा गया है, तो जूल में ही आपका आएगा। तो यानी 588 जूल यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है 588 जूल। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, बस यहां पे आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूले अच्छे से जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया यहाँ पे कि विरामावस्था में m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी mc², ठीक है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि विरामावस्था में m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी mc², यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु पर 30 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। जब वस्तु विरामावस्था से चलकर 3 मीटर दूरी तय कर लेती है तो बल घटकर 15 न्यूटन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु 2 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की अंतिम ऊर्जा होगी। हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वस्तु की अंतिम ऊर्जा हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको फिगर के माध्यम से डिटेल में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन में कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु पर 30 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया? 2 किलोग्राम की एक वस्तु मैंने यहाँ पे बना दी और इसके ऊपर 30 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है जब वस्तु विरामावस्था से चलकर
3 मीटर दूरी तय कर लेती है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए नीचे मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 किलोग्राम की एक वस्तु है, इसके ऊपर 30 न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है, तो ये कितनी दूरी तय करती है, कितना विस्थापन होता है, यहाँ पे 3 मीटर का होता है। यानी वस्तु पहले यहाँ पे थी, अब कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। देखिए 2 किलोग्राम की वस्तु है तो 2 किलोग्राम की रहेगी, इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे यहां पे लिखा है तो बल घटकर 15 न्यूटन हो जाता है। यानी जब वस्तु विरामावस्था से चलकर 3 मीटर दूरी तय कर लेती है तो बल घटकर अब कितना हो जाता है, 15 न्यूटन हो जाता है। तो फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 किलोग्राम की एक वस्तु है, 30 न्यूटन का बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है, कितनी दूरी तय करती है, कितना विस्थापन यहां पे होता है, 3 मीटर। ठीक है, यानी वस्तु अब यहां पे आ चुकी है। जब वस्तु यहां पे आ चुकी है, अब क्या हो गया, अब यहां पे जो फोर्स था वो घट गया, 15 न्यूटन हो गया। बल घटकर कितना हो जा रहा है, 15 न्यूटन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहां पे लिखा है तो बल घटकर 15 न्यूटन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु 2 मीटर की दूरी तय करती है। कितनी, 2 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए जब बल घट के 15 न्यूटन हो गया तो ये जो वस्तु है ये 2 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कितना विस्थापित होती है, 2 मीटर, और यहां पे दूरी तय करती है, यानी वस्तु यहां पे कहीं होगी। फिर हमसे पूछा जा रहा है यहां पे क्वेश्चन में कि वस्तु की अंतिम ऊर्जा होगी, यही हमें यहां पे निकालना है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो किया गया कार्य होगा वही तो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जो किया गया कार्य होगा वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यानी ऊर्जा बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा बराबर कार्य, या फिर हम इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे कार्य कितनी बार होगा, 2 बार कार्य होगा। ध्यान रखिएगा, जो पहली कंडीशन हमें यहां पे दी गई, पहली कंडीशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये वाली पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि देखिए 2 किलोग्राम की एक वस्तु थी, इसके ऊपर 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो फिर कितनी दूरी तय करती है, 3 मीटर ये विस्थापित हो जाती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी, यानी W1 के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब पहली कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको समझा दी, फिर इसके बाद क्या होता है, ये 3 मीटर की दूरी तय कर लेती है। फिर इसके बाद क्या होता है, वस्तु यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे जो बल है 30 न्यूटन पहले था, अब ये घट जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 15 न्यूटन हो जा रहा है। जब 15 न्यूटन हो जा रहा है तो यहां से हमारी दूसरी कंडीशन होगी W2 वाली, 15 न्यूटन यहाँ पे हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे कितनी दूरी तय करिए, वस्तु विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो ये W2 यानी 2 बार यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको W1 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए W बराबर आपका फॉर्मूला F इंटू S होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे W1 के लिए निकालेंगे तो W1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, F इंटू S, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब देखिए पहली कंडीशन के लिए फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का ना, तो देखिए F की वैल्यू को हम यहाँ पे 30 रखेंगे। ठीक है, विस्थापन कितना हो रहा है, देखिए 2 किलोग्राम की वस्तु, 30 न्यूटन का बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है, तो देखिए कितनी दूरी ये तय कर रही है, 3 मीटर की दूरी, यानी यहां विस्थापित होकर यहां पे आ रही है, इतनी दूरी तय कर रही है। तो कितना हो जाएगा, S की वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगी, तो 30 गुणे 3 करेंगे तो 90, और किस में आएगा, जूल में आएगा ना। तो देखिए W1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 90 जूल मिल गई। ठीक है, अब हम W2 के लिए निकालेंगे। W2 के लिए क्या करना है, देखिए जब यहाँ पे 3 मीटर की दूरी वस्तु तय कर रही है, इतना विस्थापन हो जा रहा है, वस्तु यहाँ पे आ जा रही है, बल घट के कितना हो जा रहा है, 15 न्यूटन हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 15 न्यूटन हो जा रहा है। तो W2 के लिए निकालेंगे तो देखिए फॉर्मूला आपका F इंटू S यही रहेगा। ठीक है, तो फोर्स अब कितना हो जा रहा है, F की वैल्यू 15 हो जा रही है, फिर इंटू में अब देखिए कितनी दूरी तय कर रही है, जब फोर्स 15 न्यूटन हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 मीटर की दूरी, इतना विस्थापन हो रहा है, वस्तु यहाँ पे कहीं आएगी, तो यानी S की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, S की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो 2 रखते हैं यहाँ पे। तो 15 गुणे 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30, और जूल में आएगा, किसमें, जूल में आएगा। ये W2 की वैल्यू हो गई। और हमारा क्या था, W इज इक्वल टू हमारा था W1 प्लस W2 था। तो W1 की जगह हम क्या रखेंगे, W1 की जगह, W1 की वैल्यू 90 आई है तो 90 रखेंगे, प्लस W2 की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए 30 जूल हमारी आई थी ना, तो प्लस 30 करेंगे, और 90 और 30 करने पर हमें क्या मिलेगा, 120 जूल।
और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 120 जूल है कहां पे, तो ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, सारी वैल्यूज को मैंने पुट करके यहां पे सॉल्व किया, 120 जूल आया, और ऊपर मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका यहां पे दिया है कि 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली को 400 मीटर पर सेकंड के वेग से विरामावस्था में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी इतना ही कार्य हमें यहां पे करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। यानी क्या हो जाएगा हमारा यहां पे हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, W इज इक्वल टू K हो जाएगा, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी इतना ही कार्य हमें यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू आपका यहां पे K मतलब काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। W इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाफ, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, m यानी द्रव्यमान कितना दिया गया है, 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली, यानी द्रव्यमान कितना दिया है 0.10, यानी m की जगह 0.10 ये रखेंगे। फिर v स्क्वायर है, तो v की वैल्यू 400 मीटर पर सेकेंड दी गई है, 400 मीटर पर सेकेंड, तो v की जगह हम रखेंगे 400, क्योंकि v स्क्वायर है तो 400 गुणे 400, ये हमें यहां पे करना होगा। ठीक है, यहां पे करना होगा। तो चलिए आगे मैं आपको कैलकुलेशन करके डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए हमारा क्या हुआ था, W इज इक्वल टू K हुआ था। ठीक है, W इज इक्वल टू K, या फिर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू K, आपका यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ और m की वैल्यू 0.10 ये थी, और v की वैल्यू 400 मीटर पर सेकेंड ये था। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 400 गुणे 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा तो दो बार हम 400 को लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे नीचे यहाँ पे 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 और 0 ये दो संख्या है, तो 2 जीरो नीचे बढ़ेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये केवल 10 बचा हुआ है, पॉइंट हमने यहाँ पे हटा दिया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये 10 है, पॉइंट तो हमने पहले ही हटा दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 400 ये है, और फिर ये 2 आपका यहाँ पे बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 की मल्टीप्लाई 400 में करवाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा 4000 यानी 4000 मिलेगा, और इंटू 2 आपका यहाँ पे है ही, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको यहाँ पे 8000, और किस में आएगा, जूल में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 8000 जूल कहाँ पे दिया गया, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर, देखिए वृत्ताकार मार्ग की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल v से घूम रही है, तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। हमसे यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है। जब यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग की बात हो रही है, वृत्ताकार गति में कार्य की बात हो रही है, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसीलिए पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इससे पहले भी मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है कि दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात
कितना दिया 1:2 यानी 1:2 तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना दिया 1:8 यानी 1:8 है। तो उनके वेगों का अनुपात है, हमसे यहां पे उनके वेगों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे लिखा कि माना पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 तथा द्रव्यमान m1 व वेग v1 है। ध्यान रखिएगा क्या किया, माना पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 तथा द्रव्यमान m1 व वेग v1 है। फिर इसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा तथा दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा मैंने मानी k2 तथा द्रव्यमान m2 और वेग क्या मान लिया v2 है। ये मैंने यहां पे सबसे पहले किया है। अब यहां पे देखिए पहले पिंड के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 मानी है, तो k1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले पिंड के लिए गतिज ऊर्जा यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 मैंने मानी हुई है, द्रव्यमान m1 और वेग को v1 माना हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे पिंड के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो दूसरे पिंड के लिए गतिज ऊर्जा, दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा मैंने k2 मानी है, द्रव्यमान m2 और वेग को v2, तो क्या हो जाएगा, k2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आगे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं k1 अपॉन k2। ठीक है, k1 देखिए k1 क्या है, ये पहले पिंड की गतिज ऊर्जा, k2 दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। तो k1 अपॉन k2 मैंने यहां पे कर लिया इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन में m2 v2 स्क्वायर, ये कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे देखिए k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन में m2 v2 स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते देखिए v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर इज इक्वल टू k1 अपॉन k2। ठीक है, ये कर लिया इनटू m2 को ऊपर कर दिया, m2 अपॉन m1, ये आपका हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो v1 स्क्वायर था और v2 स्क्वायर था, इसको हमने पहले लिख लिया, v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर, ये कर दिया इज इक्वल टू k1 अपॉन k2 कर दिया। ठीक है, और m2 को ऊपर अपॉन में m1 ये कर दिया। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। यहां पे देखिए सबसे पहले हमें दिया कि दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात हमें 1:2 दिया है और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 दिया है। तो चलिए इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना दिया था हमें, 1:8 दिया हुआ था। तो देखिए क्या करेंगे, k1 अपॉन k2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 हमें दिया हुआ है। तो 1/8 ये मैंने कर दिया। और द्रव्यमान का अनुपात हमें कितना दिया गया, द्रव्यमान का अनुपात देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए 1:2 का दिया गया है। ये किसका अनुपात है, ये द्रव्यमानों का अनुपात है। तो देखिए m2 अपॉन m1 है, द्रव्यमानों का अनुपात हमें 1:2 दिया गया है। ठीक है, ये m1 के लिए रहेगा और ये m2 के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो m2 की जगह हम 2 को रखेंगे और m1 की जगह 1 को रखेंगे, यानी 2/1 ये आपका यहां पे हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 1 जा 2, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 में और 4 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी 1/4 ये आएगा। लेकिन हमें क्या मिला यहां पे, ध्यान रखिएगा, अभी ये बचा हुआ है v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमें यहां पे 1/4 मिला हुआ है। तो देखिए ये v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 यहां पे मिला है। देखिए जब इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो देखिए 1 है तो 1 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे हमारा v1 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में v2 हो जाएगा। ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, हटाएंगे तो देखिए 1, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 है, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 ही तो होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, ये आप सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर था, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। जब यहाँ से हटाएंगे 4 था, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी v1 अपॉन v2 इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1/2 मिली, जिसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 1:2।
क्या लिख सकते हैं 1:2। तो यही तो हमसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1:2। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है 1:2, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से लगा पाएंगे। हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी होगी। बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगा पाएंगे। तो 1:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि वेगों का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा। देखिए यही तो हमने निकाला है यहाँ पे v1/v2, यही तो निकाला, तो 1:2 मिला। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v व 2v वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv² होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड, यानी जो पिंड के द्रव्यमान है वो बराबर है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि माना पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 व दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है, k2 है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया सबसे पहले। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या लिखा, k1/k2। तो देखिए k1, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv² होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि जो द्रव्यमान है, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड, तो द्रव्यमान तो पहले ही समान है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले के लिए k1 के लिए 12m, ये तो m, तो यहाँ पे m ही रहेगा, m यहाँ पे रहेगा, और v² होता है फॉर्मूले में। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 3v, ठीक है, ये 3v बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः, तो पहले पिंड के लिए 3v है, ध्यान रखिएगा v की वैल्यू क्या है, 3v है, ये पहले पिंड के लिए है। तो चलिए इसको हम यहां पे रख देते हैं। तो 12mv² फॉर्मूला होता है, 12mv² होता है, तो 12m v की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3v रखेंगे, तो 3v और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये पहले पिंड के लिए। ध्यान रखिएगा k1, ये मैंने यहाँ पे पहले पिंड की गतिज ऊर्जा k1 ही तो मानी है, तो ये आपका हो जाएगा। अब दूसरे पिंड के लिए यानी k2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12mv², यहां भी रहेगा। तो देखिए 12m, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम है, तो यहां पे द्रव्यमान m ही यहां पे रहेगा, यहां पे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब v की वैल्यू कितनी दी गई है दूसरे पिंड के लिए, तो v की वैल्यू दूसरे पिंड के लिए 2v दी गई है। ये v की वैल्यू है 2v दूसरे पिंड के लिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहां पे रख देते हैं। तो यहां पे v² होता है फॉर्मूले में, तो v की जगह 2v रखेंगे और स्क्वायर तो आपका यहां पे लगा ही रहेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये 12m से ये 12m यहाँ पे आपका सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये v से v आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए k1/k2 क्या बचा हमारे पास, केवल देखिए ऊपर 3 का स्क्वायर है और नीचे 2 का स्क्वायर बचा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4 होता है। अगर रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 9:4 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 9:4 कहां दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहली लाइन जो लिखी, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड, यानी जो पिंड के द्रव्यमान है वो पहले से ही बराबर यहां पे दिए गए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है, यानी 20 HP, यानी 20 हॉर्स पावर यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद लिखा है कि इसके द्वारा 5 मिनट में कितने जूल कार्य संपन्न होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, इंजन की शक्ति कितनी दी गई है, 20 अश्व शक्ति दी गई है। तो देखिए इसको हम वॉट में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है, 746 वॉट होता है। क्या होता है, 746 वॉट। तो देखिए यहाँ पे 20 अश्व शक्ति यानी 20 हॉर्स पावर दिया गया है। तो क्या करेंगे, 20 इंटू
यहाँ पे 746 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वॉट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा है, शक्ति P इज इक्वल टू 20 इंटू 746 वॉट, ये यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे समय कितना दिया, T की वैल्यू 5 मिनट दी गई है, T इज इक्वल टू 5 मिनट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 मिनट में आपके देखिए 5 और गुणे हम यहाँ पे 60 करवा देंगे। 60 से अगर 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही मैंने किया हुआ है, समय t इज इक्वल टू 5 मिनट दिया था, 5 इंटू 60 कर दिया और सेकंड में ये चेंज हो गया। फिर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसके द्वारा 5 मिनट में कितने जूल कार्य संपन्न होगा, यही तो हमसे पूछा गया है। तो देखिए अतः इंजन द्वारा कृत कार्य क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो कृत कार्य W इज इक्वल टू आपका यहाँ पे P इंटू टी हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 20 इंटू 746 वॉट, ये हम यहाँ पे रखेंगे, और T की वैल्यू 5 इंटू 60, सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया था, चेंज किया था इसको। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले यहाँ पे 20 दिया, इस 20 की मल्टीप्लाई मैं पहले किस में कराऊंगा, 5 में करवा देता हूँ, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 20 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा ना, 100 मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 60 आपका दिया है, तो 100 गुणे 60 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 100 गुणे 60 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6000, 6000 ये हमें मिलेगा। ठीक है, 6000 मिलेगा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब 746 भी तो आपका मल्टीप्लाई में दिया गया है। अब देखिए 6000 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे, 746 में करवाएंगे। 746 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 4 7 6, फिर इसके बाद यहाँ पे 000 आपका आएगा, क्या आएगा, 000 ये आएगा। देखिए कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 20 की मल्टीप्लाई 5 में करवाई, 100 मिला। ठीक है, फिर 100 मिल गया, 100 की मल्टीप्लाई इस 60 में करवा दी, तो देखिए 60 में करवाई तो हमें 6000 मिला। अब देखिए 6000 जो मिला, अब जो 746 था इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दी, फिर हमें यहाँ पे क्या मिला, 4476 ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिला था, हमें यहाँ पे मिला था 4476 और 000 ये हमें यहाँ पे मिला हुआ था। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाके मैं पॉइंट को लगाऊंगा, कितनी संख्या के बाद मैं लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद लगा रहा हूँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4.47 इंटू 10⁻⁶ और जूल में आपका आएगा। ठीक है, आप चाहे तो 4.476 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपका ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है तो 6 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 4.47 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऊर्जा का मात्रक है, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा। और आपको ये भी ध्यान रखना, जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो किलोवाट घंटा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अर्घ मात्रक है, क्या पूछा गया है, अर्घ मात्रक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। तो अर्घ किसका मात्रक है, ये कार्य का है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है अर्घ, ध्यान रखिएगा। और किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, ध्यान रखिएगा सीजीएस पद्धति में होता। अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो अर्घ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि अर्घ मात्रक है, तो ये कार्य का होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 47 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर 47 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है,
कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर को मुझे बता दीजिएगा कि हाँ कि ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं आया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं आया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो आज की इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।